क्या दिमागी नक्सल जैसे गंभीर शब्द को बोलकर विपक्ष के पेट में एक ऐसा दर्द दे दिए हैं जो संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा मचा दिया है। आखिर 15 अगस्त को मंच पर ऐसा क्या बोल दिए नरेंद्र मोदी जी जिससे देश भर के राजनीतिक में हल्ला मचा हुआ है। दरअसल बात क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए बस आप 2 मिनट रुकिए, उसके बाद आप इस पूरे मुद्दे को समझ जाए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में क्या है ये पूरा मुद्दा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने एक नया भाषण दिया था और उस भाषण में एक ऐसा शब्द आ गया जिससे उस शब्द से इर्द गिर्द राजनीतिक के बुलंदियों में एक बहस छिड़ गई। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को संबोधित करते हुए एक शब्द खासकर इस्तेमाल किया जो शब्द दिमागी नक्सल। देश के आज़ादी का जश्न मना रहे थे उसी वक्त सत्ता के स्तर से निकला ये शब्द उन लोगों को जाकर लगा जो सरकार की नीतियों और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री का सीधा कहना था कि बंदूक उठाकर जो जंगल में लड़ने वाले नक्सली है जितने खतरनाक हैं उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक शहरों में बैठे, विश्वविद्यालयों के कमरे में बैठे और कागज कलम चलाता हुआ एक युवा के मन में जो जहर घुल रहा है उसे इस बयान से ऐसा राजनीतिक और सामाजिक जंग शुरू कर दी। सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये चाय की टपरी दुकान से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय तक फैल गई है। अब बात यह आती है कि आखिर इस शब्द का जन्म क्यों हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है। सत्ता पक्ष के नज़रिए से देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में देश के भीतर कई आंदोलन देखने को मिल सके हैं जहां पर शुरुआती मांगों को लेकर एक बड़ा सामान्य और धीरे धीरे उन आंदोलनों को दिशा पूरी तरह से बदल दी गई। जब किसी नीति या कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होता है उसमें अचानक देश के खिलाफ नारेबाजी शुरू होने लगते हैं या फिर देश की व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात करने लगते हैं तो सरकार ने इसे सीधे एक वैचारिक साजिश मानती है। उदाहरण के लिए जैसे जब देश के बड़े शिक्षक और संस्थानों पर फीस वृद्धि प्रशासनिक मुद्दे को लेकर एक बड़ा छात्र सड़क पर उतरता है तो शुरुआती में यह सामान्य छात्र आंदोलन होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हो गए जिनका उस मूल मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। वहाँ पर ऐसे पर्चे बांटे जाने लगे जिसमें भारत की संविधान और न्यायपालिका की संक्षिप्तता पर बड़ी सवाल खड़ी कर दी गई। इस प्रक्रिया को सरकार ने दिमागी नक्सल का नाम दे दिया जहां पर हिंसा और हथियार से नहीं बल्कि विचारों के जरिए से फैलाई जाती है। इस प्रक्रिया पर विपक्ष का क्या सोचना है और उसे यह शब्द इतना तीखा क्यों लगा, हमला क्यों बोला विपक्ष दलों ने। विशेष कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने इस बयान को सीधे तौर पर भारत के लोकतंत्र और असहमति की आवाज़ पर हमला कर दिया। उनका तर्क था कि किसी भी जीवन लोकतंत्र में सरकार का आलोचन करना, उसकी कमियों का उजागर करना और सत्ता में बैठे लोगों को तीखी सवाल पूछना नागरिकों का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। जब देश के प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक मंच से दिमागी नक्सल जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस देश के समाज में एक ऐसा तहस नहस का डर बन जाता है। विपक्ष के अनुसार इस शब्द के आड़ में उस व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो सरकार की नीतियों और असहमतियों को नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पत्रकार किसी बड़े प्रोजेक्ट के कारण विस्थापित हो रहे आदिवासियों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सरकार के इस दृष्टिकोण के तरह से उस विकास के विरोधी या नक्सल समर्थकों का मान लिया जाता है। जब कोई आर्थिक मामलों में विशेषकर सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठता है तो किसी विश्वविद्यालय या प्रोजेक्ट की कानून पर नहीं बल्कि संविधान का समीक्षा करता है तो उसे एक खास ठप्पे के साथ जोड़ दिया जाता है। और यह प्रवलित बहुत खतरनाक है क्योंकि इस देश का युवा अगर सरकार से सवाल पूछने की हुई तो उसके अंदर एक डर पैदा हो गया है जो कि सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएगा और किसी भी मुद्दे पर उसे सरकार से सवाल पूछने में डर लगने लगेगा। अगर कोई छात्र अपनी छात्रवृत्ति न मिलने पर प्रदर्शन करता है या कोई बेरोजगारी युवा अपनी भर्ती परीक्षाओं के धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरता है तो यह उसकी जायज़ मांग है, ना कि दिमागी नक्सलियों का। दिमागी नक्सलियों का नाम तब दिया जाता है जब उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो देश के प्रति, संविधान के प्रति उनके मन में आलोचना और उखाड़ फेंकने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगे तो उस छात्र के भी प्रोटेस्ट को दिमागी नक्सल का नाम दे दिया जाएगा।
अब बात यह आती है कि सत्ता पक्ष इस पूरे तर्क को किस तरह से खामियां करता है और अपनी बचाव किस आधार पर करता है। समर्थकों का साफ मानना है कि हिंसा में केवल बंदूकें ही नहीं, विस्फोटकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि विचार और उग्र रूप धारण कर लेता है, तो वे बंदूकों से भी ज़्यादा तबाही मचाते हैं। सरकार का यह दावा है कि जंगलों में जो शास्त्रीय नक्सल सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, उन्हें वैचारिक सदर, कानूनी मदद और आर्थिक ढांचा इन्हीं शहरों में बैठे बौद्धिक वर्गों से मिलता है। उदाहरण के तौर पर देश के दूर दराज इलाकों में जब कोई सुरक्षा बलों की जवान किसी उग्र हमले में शहीद हो जाता है तो कुछ खास बौद्धिक हमलों की इस व्यवस्था के खिलाफ क्रांति का जश्न का माहौल बनाते हैं या उसे सही ठहराने की कोशिश की जाती है। सत्ता के पक्ष का यह भी कहना है कि सामान्य असहमति नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पे संप्रभुता पर हमला है। इसके साथ साथ यह पहलू सामने आती है कि देश के पूरे विवाद में भारत का वो युवा क्या असर करेगा। एक तरफ जहां युवाओं का एक बड़ा वर्ग सरकार के इस कदम पर राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के आंतरिक शांति के लिए जरूरी मानता है, वहीं दूसरी तरफ एक युवा जो एक ऐसा वर्ग भी है जो इसे सोच विचार की आज़ादी पर पाबंदी की तरह देखता है। विश्वविद्यालयों के भीतर होने वाले बहसों और चर्चाओं का दायरा अब संतुलित होने लगा है। छात्र अब किसी संवैधानिक मुद्दे पर बोलने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर एक विवादित के रूप में खड़ा किया जा सकता है। इस पूरे राजनीतिक घमासान का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि भारत के राजनीति में आज भी बिल्कुल दो ध्रुव विचार के बीच फंस गए हैं। एक विचार यह कहता है कि देश की अखंडता और सुरक्षा सबसे ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ देश की ताकत, उसकी विविधता और स्वतंत्रता के सवाल पर देश की ताकत और उसकी विविधता स्वतंत्र के सवाल पर स्वतंत्र और सवाल पूछने में आज़ादी है। यदि इस आज़ादी पर किसी भी बहाने का अंकुश लगाया जाए तो लोकतंत्र का ढांचा कमज़ोर हो जाएगा। यही लड़ाई केवल एक शब्द का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे बात पर फैसला करेगा भारत में विरोधी और सहमतियों की सीमा क्या होगी। और तो राहुल गांधी का ये दिमाग देखिए आप। राहुल गांधी प्रेजेंट टाइम में घर के मालिक से नहीं, बल्कि जो 18-19 साल के बच्चे, 18-19 साल के छात्र जो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि 2029 आते आते वो लोग वोटिंग के लिस्ट में आ जाएंगे और सरकार को इससे बड़ा भी झटका लग सकता है। बीजेपी सरकार को यहाँ पर उनके द्वारा नीचता दिखाया जा रहा है। और तो और इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोडी पर एक ऐसा टिप्पणी करना हमारे देश के लिए एक खतरा भी है, क्योंकि इटली के प्राइम मिनिस्टर अगर चाहेंगी तो, और ये सब बात ना देखते हुए भारत का जेनजी प्रेजेंट टाइम का 18-19 साल का जो स्टूडेंट है, प्रेजेंट टाइम के छात्रों की मांग को लेकर और जो प्रदर्शन हुआ है उस सब को देख रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी जीतते हुए नजर आ रहे हैं जेनजियों के बीच में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक मेलोडी टॉफी देने पर इतना बवाल मच गया, तो बल्कि जिस कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड जितनी जमीन चीन को दे दी, आधा कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, बाकी बचा जमीन वक़्फ़ बॉर्डर और चर्च को दे दी, वो कांग्रेस कहता है कि मोदी देश बेच रहा है। अगर कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती है तो फिर से यही रूल अपनाएगी। 19-20 साल के छात्रों को टारगेट किया जाएगा और फिर सत्ता में आएगी। ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस बहकावे में आप लोग मत आइए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।